कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन ये अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा रासायनिक प्रतीक चिन्ह C है। सभी सजीवों एवं बहुत से निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। भूपर्पटी में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड के रूप में 0.03% पाई जाती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 है तथा साइनोक्ला 3-4 है, अतः ये चतुस्संयोजन होता है। कार्बन में सहसंयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं, उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। अपर रूप किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। हीरा, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणु से जुड़कर कठोर 3 विमाओं द्वारा संरचना बनाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। इसका ये बंध है। दूसरा है ग्रेफाइट। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से उसी तल में जुड़ा होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इनमें एक द्विबंध होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट ये चिकना व फिसलनशील होता है। उदाहरण पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। फुलरिन, सर्वप्रथम C60 की पहचान की गई। फुलरिन इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट व डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर द्वारा रखा गया। कार्बन में आबंध। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। कार्बन को बाहरी कोश पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन खोने होंगे या फिर 4 प्राप्त करने होंगे, जिससे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सके। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर C4 धनायन बन सकता है। जिसमें से 6 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अणुओं का निर्माण करते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं।
उदाहरण हाइड्रोजन का अणु साझेदारी के इलेक्ट्रॉन H अनुपात H। परमाणु परमाणु अणु ऑक्सीजन अणु O2। यह ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे द्विबंध का निर्माण होता है। मीथेन CH4 संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मीथेन संपीड़ित प्राकृतिक गैस यह कार्बन का एक यौगिक है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। कार्बन की संयोजकता 4 है, क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। नोट: 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक में अंतरा आणविक बल कम होता है। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन की श्रृंखला कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के गुण को संकलन कहते हैं। संकलन गुण वाले यौगिकों में लंबी श्रृंखला शाखाओं वाली श्रृंखला में व्यवस्थित पाए जाते हैं। ये यौगिक संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। संतृप्त यौगिक में कार्बन परमाणु एवं आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण CH4 C2H4 आदि। असंतृप्त यौगिक इनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण C2H2 हाइड्रोकार्बन। कार्बन व हाइड्रोजन से बनने वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। CnH2n+2 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे बंध द्विआबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक द्विआबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। एल्काइन CnH2n-2 है। कार्बन नाम सूत्र रचना मीथेन CH4, एथेन C2H4, प्रोपेन C3H8।
ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C8H14, साइक्लोहेक्सेन C8H12। संरचनात्मक समावेन ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग हो। C4H10 नाम एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6, एथीन C2H4, प्रोपीन C3H4। बेंजीन C6H6। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु प्रक्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। ये विषम परमाणु प्रक्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। उदाहरण CH3OH में विषम परमाणु ऑक्सीजन है तथा प्रक्रियात्मक समूह OH है। विषम परमाणु यौगिकों का प्रकार। विषम परमाणु CH2Br ऑक्सीजन। यौगिकों का प्रकार हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, एल्केन, एल्कोहल, ClBr एल्कोहाइड्र, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जातीय श्रेणी यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। CH3OH, C2H5OH। समजातीय श्रेणी के यौगिक भौतिक गुण अलग अलग होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। यौगिकों का प्रकार पूर्वलग्न, अनुलग्न, हेलो, एल्केन, पूर्वलग्न, क्लोरो, ब्रोमो आदि। एल्कोहल, अनुलग्न, एल्डिहाइड, अनुलग्न, कीटोन, अनुलग्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अनुलग्न। एल्कीन, अनुलग्न, एल्काइन, अनुलग्न। CH3 CH2OH O2 CO3 2H2O। ऊष्मा व प्रकाश। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। दहन, कार्बन वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। CH4 O2 CO2 H2O व ऊष्मा व प्रकाश। का कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के दहन पर सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण प्रदूषण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्वच्छ ज्वाला देता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं वाली पीली ज्वाला देता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकारक
कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट C2Cr2OR, CH3CH2OH, क्षारीय KMnO4 ऊष्मा अम्ल K2CR2O7 ऊष्मा CH3COOH, संयोजन या संकलन अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं का समूह को असंतृप्त यौगिकों में जोड़ा जाता है। इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरकों की सहायता से की जाती है। कुछ उत्प्रेरक पैलेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। संकलन अभिक्रिया का उदाहरण निकल उत्प्रेरक भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CH4+Cl2 सूर्य का प्रकाश उपस्थित में CH3Cl+CHL या क्लोरीन एक विषम परमाणु है जो कार्बन मीथेन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। एथेनॉल CH3CH2OH C2H6O एथेनॉल एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अच्छा विलायक है। एथेनॉल का उपयोग अल्कोहली पेय पदार्थ में टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, औषधियों में, औद्योगिक मिथाइलेटेड में, स्प्रीट बनाने में, इसे जलाने पर CO2 व जल निकलता है अतः ईंधन के रूप में उपयोग। एथेनॉल अभिक्रियाएं सोडियम से अभिक्रिया NaCH3CH2OH CH3CH2O Na+H2 सोडियम एथोक्साइड असंतृप्त हाइड्रोजन बनाने की CH3CH2OH CH2 विकृत अल्कोहल एथेनॉल में जब मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ CH3OH मिला दिया जाता है और इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाए तब अल्कोहल विकृत अल्कोहल कहलाता है। एथेनोइक अम्ल CH9COOH इसे सामान्य एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इसमें 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है जिसका प्रयोग आचार परिरक्षण में किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है, इसलिए शीत ऋतु में जमने के कारण इसे ग्लेशियर
एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये गंधहीन पदार्थ होता है। अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया CH3COOH CH3CH2OH CH3COCH2 प्लस H2 एथेनोइक अम्ल एस्टर साबुनिकीकरण क्षार की उपस्थिति में एस्टर पुनः एल्कोहल व एल्कोहलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है जिसे साबुनिकीकरण कहते हैं। एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। CH3COO C2H4 NaOH C2H5OH CH3COOH Na एस्टर क्षार के साथ अभिक्रिया NaOH CH3COOH CH3COONA प्लस H2 कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट की साथ अभिक्रिया CH3COOH प्लस Na2CO2 CH3COONA H2O प्लस CO2 सोडियम कार्बोनेट सोडियम एसिटिक लवण CH3COOH NaHCO3 CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया में विसेल की संरचना बना कर देता है। जल विरागी सिरा साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेल के मेल में विलय होता है जल विरागी सिरा कहलाता है। मिसेल संरचना में ये अंदर की तरफ होता है। जल विरागी सिरा साबुन अणु तेल की बूंद मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र से एकत्र हो जाता है। मिसेल विलय में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन निष्कर्ष के कारण वे अवशोषित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को विकिरणित करते हैं जिसके कारण साबुन का गोल बादल जैसा दिखता है। साबुन अपमार्जक साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता कठोर जल के साथ झाग बनाता है। साबुन के कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ विलय पदार्थ बनाते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं जिनका आवेशित में सिरा कठोर जल में उपस्थित
कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते। जैव प्रक्रम जीवित सजीव क्रिया। पोषण, श्वसन, दहन, उत्सर्जन। पोषण भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना या भोजन का अवशोषण करना व शरीर के आंतों के मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। जैव प्रक्रम स्वपोषण, पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अपना भोजन स्वयं बनाना स्वपोषी पोषण। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना विषम पोषी पोषण। हरे पौधे, कुछ जीवाणु स्वपोषी पोषण है, जबकि जंतु व कवक विषम पोषी पोषण है। स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। भोजन के सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे कि जल CO2 में संश्लेषित किया जा सकता है। भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है स्वपोषी पोषण में, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती विषम पोषी पोषण में। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण में, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती विषम पोषी पोषण में। भोजन का निर्माण दिन के समय होता है, भोजन का निर्माण किसी भी समय हो जाता है विषम पोषी में। हरे पौधे तथा जीवाणु में स्वपोषी पोषण, सभी जीवों तथा कवकों में विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 व जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा संचित होती है। कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित तथा बाद में आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त। CO2 + H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश। C6H12O6 O2H2O ग्लूकोज C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणुओं में हाइड्रोजन में अपघटन। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान, बाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना। विषम पोषी पोषण भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। प्राणी सम पोषण भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया, जैसे कि मानव। मृतजीवी पोषण भोजन के लिए मृतजीवी व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर, जैसे कि यीस्ट, फफूंद। परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर व बाहर रहकर पोषण करना। परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के। मृतजीवी पोषण भोजन के लिए मृतजीवी व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर, जैसे कि यीस्ट, फफूंद। परजीवी पोषण
अन्य जीवों के शरीर के अंदर व बाहर रहकर पोषण करना परजीवी पोषण। जंतुओं को जिंदा मार जंतुओं को बिना मारे जैसे कि जू, लीच, अमरबेल आदि। अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव प्रोटोजोआओं संघ का सदस्य है। अनिश्चित आकार, नदियों, तालाब, झीलों में उपस्थित रहता है। अमीबा भोजन को पदार्थ की सहायता से घेरता है। स्वाद रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में करता है। बना हुआ अपच को कोशिका की सतह की ओर गमन अपच का शरीर के बाहर निष्कासन। पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव है। निश्चित आकार। पैरामीशियम परपक्ष्माव कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं। भोजन विशिष्ट स्थान से ग्रहण करते हैं। मनुष्य के पोषण। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिस्रेपण। पाचन तंत्र भोजन के जटिल तथा बड़े पोषक पदार्थों व विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। जो तंत्र ये कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम पाचन रस। सरल कार्बनिक पदार्थ पाचन तंत्र आहारनाल, मुख से गुदा तक, मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। पाचन ग्रंथियां लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत। लार, अग्नाशय, यकृत। मुख गुहा, जीवा, दांत, जीवा, स्वाद अनुभव, दांत, भोजन चबाने का। स्थायी और अस्थायी। स्थायी दांत 32, अस्थायी दांत 20। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। कृंतक चूहे की तरह कार्य करते हैं। रदनक चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। चर्वणक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ग्रसनी मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी। मुख ग्रसनी भोजन, नासा ग्रसनी श्वास, अधोग्रसनी एपिग्लोटिस दांतों को अलग अलग करेगी। ग्रेसिका नली, ग्रास नली बक्ष गुहा से होती हुई तनुपट में से उदर गुहा के आमाशय में खुलती है। संकरी पेशीय नली है। 25 सेमी लंबाई है। श्लेष्मा ग्रंथि भोजन को लसा बनाती है। भोजन को क्रमाकुंचन गति। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पला होता है जिसे छोटी ढक्कन एपिग्लोटिस कहते हैं। आमाशय जठरागम भाग, कार्डियक भाग, फंडिस भाग, मध्य भाग 80%। जठर निर्गमी भाग, जठरागम भाग, बायां भाग जहां ग्रसिका आमाशय प्रवेश करती है। दो अवरोधनी आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट कहते हैं। दोहिनी छोटा भाग छोटी आंत से जुड़ता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। इसमें जठर रस में एसीएल, पेप्सिन, रेनिन, श्लेष्मा होती है। पेप्सिन, रेनिन, श्लेष्मा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन करता है। श्लेष्मा
आमाशय की दीवार पर रक्षात्मक आवरण बनाती है। छोटी आंत, क्षुद्रांत्र, गृहिणी, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत्र, गृहिणी आकार, पाचन, रस व एंजाइम को मिलाने का कार्य करती है। पाचन का अवशोषण, पाचन व अवशोषण। पाचन ग्रंथि, लार ग्रंथि तीन जोड़ी होती है। अग्नाशय, मिश्रित ग्रंथि, यकृत सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। लार ग्रंथि, मनुष्य में तीन जोड़ी लार ग्रंथि। लार की प्रकृति हल्की अम्लीय, तीन जोड़ी कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजम, अधोनिषिक्ता। लार में लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का 30% करता है। स्त्रावित एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन। आमाशय लार में लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्त्रावित एंजाइम। आमाशय में ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का श्रवण करती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन करता है। आमाशय में एक जटिल रस मिला हुआ भोजन काइम कहलाता है। अग्नाशय, जैसे 8 इंच लंबी होती है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि यकृत, ग्रसनी व झिल्ली से धीमी अंतःस्रावी। हार्मोन इंसुलिन बहिःस्रावी अग्नाशयी रस। ग्लूकोज, ग्लूकागोन कार्य रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। आंतों में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। हार्मोन इंसुलिन। प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन ट्रिप्सिन पेप्टाइड। प्रोटीन क्राइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड कार्बोहाइड्रेट का पाचन। स्टार्च एमाइलेज माल्टोज वसा का पाचन। वसा केज टील कण सरल कण आंतीय रस। माल्टोज माल्टेज ग्लूकोज। लैक्टोज लैक्टेज ग्लूकोज। सुक्रोज सुक्रेज ग्लूकोज। वसा लाइपेज वसीय अम्ल। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रहित होती है। अम्लीय भोजन पित्तसारीय भोजन। बड़ी आंत बृहदांत्र। जल का अवशोषण दीर्घ रोम से। अपचित भोजन का शरीर से बाहर। श्वसन कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन कहलाता है। ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषण तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। ATP का निर्माण व CO2 उत्पन्न। ऊर्जा भोजन प्लस O2 ग्लूकोज श्वसन क्रिया। जटिल जैव प्रक्रिया पचित भोजन का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज O2 बराबर ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न ऊर्जा का निर्माण।
श्वसन श्वासन लेना, O2 का ग्रहण, CO2 को छोड़ना। फेफड़ों में संपन्न ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। रक्त में O2 का मिलना तथा CO2 का निकलना। स्थलीय जीव, जटिल जीव, वायुमंडल में उपस्थित O2 को ग्रहण करना, जबकि जलीय जीव जल में घुली O2 का उपयोग करते हैं। मनुष्य, स्थलीय जीव, जलीय जीव। श्वसन दर कम होती है स्थलीय जीव में, जबकि श्वसन दर अधिक होती है जलीय जीव में। O2 पर्याप्त मात्रा में, जल में O2 कम है। फेफड़ों द्वारा स्थलीय जीव, क्लोम द्वारा जलीय जीव। मनुष्य में श्वसन, O2 व CO2 के परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा। हीमोग्लोबिन RBC O2 ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुंच जाता है। RBC हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुंच जाता है। ग्लूकोज के खंडन से ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा CO2 का निर्माण होता है। CO2 का प्लाज्मा में घुलना, प्लाज्मा के द्वारा CO2 का पुनः रक्त से वायु में जाना। नासा द्वारा सवार। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ग्लूकोज कोशिका द्रव पायरूवेट 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा 2 कार्बन अणु ईस्ट में। ऑक्सीजनीकरण जिनका लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु हमारी पेशीय कोशिका में। ऑक्सीजन की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। श्वसन, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, श्वसन मांसपेशियां। नासिका, ग्रसनी, स्वर, लेटिंग्स। श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, मध्यपट, डायफ्राम, संकुचन, सीधी। नासिका, नासिका गुहा, द्वितीय श्वसन अंग, मुख, ग्रसनी, स्वरयंग, लैरिंक्स, 9 उपस्थित स्वर रज्जु। श्वास नली, श्वसनिका, कोपिका, ब्रोनक्रियाई, कॉन्क्रियोल, फेफड़े। अंतःश्वसन, उच्च श्वसन, बक्सीय गुहा फैलती है। उच्च श्वसन, बक्सीय गुहा मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। अंतःश्वसन, उच्च श्वसन में पेशियां शिथिल हो जाती हैं। अंतःश्वसन में बक्स ऊपर तथा बाहर की ओर गति करता है। उच्च श्वसन में अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में, अंतःश्वसन में गुहा में वायु का दाब कम होता है। उच्च श्वसन में वायु का दाब अधिक होता है। अंतःश्वसन, वायु का फेफड़ों में भरना, O2, वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना, CO2। ATP अधिकांश कोशिका परिक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन परिक्रम में योजित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। ADP प्लस P ऊर्जा, ADP प्लस P ATP फॉस्फेट। कोशिका में ATP का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग संचरण आदि
अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। वहन रक्त दुर्बल क्षारीय प्रकृति pH 7.4 होती है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में भ्रूण अवस्था व नवजात में रक्त का निर्माण प्लीहास्य में होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त तरल प्लाज्मा रक्त कोशिकाएं कणिकाएं 45 पान व जल 8% कार्बन व कार्बनिक पदार्थ। RBC लाल रक्त कोश कणिकाएं। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं विम्बाणु या प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स। RBC श्वेत रक्त कणिकाएं वाइट ब्लड सेल्स। WBC विम्बाणु प्लेटलेट्स। औसत अणु 120 दिन 2 से 4 दिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति प्रतिरक्षा का कार्य रक्त का थक्का जमाने में सहायक अर्धसैनिक कहलाती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रक्त का कार्य O2 व CO2 का वातावरण में ऊतकों के मध्य विनिमय। पोषक तत्वों का परिवहन। शरीर का pH नियंत्रित करता है रक्त। ताप नियंत्रण करता है रक्त। प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन करता है रक्त। हार्मोन का आवश्यकता अनुसार परिवहन करता है रक्त। उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालता है रक्त। हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित कुछ भाग वायु द्रव पंपिंग स्टेशन। हृदय फुफ्फुसीय CO2 बाहर। फुफ्फुसीय शिरा O2 मिक्स। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रुधिर। दायां अलिंद त्रिबलय कपाट। दायां निलय। बायां अलिंद बायां निलय। शिराएं डिऑक्सीजनिक रक्त CO2 युक्त रक्त। धमनी ऑक्सीजनिक रक्त। शरीर के अंग धमनी। दोहरा परिसंचरण प्रणाली। दोहरा परिसंचरण प्रणाली रक्तदाब रुधिर वाहिकाओं की स्फीति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब विलय प्रकुंचन संकुचन के दौरान दाब तथा विलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। रक्त दाब 120 से 180 होता है। सामान्य संकुचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। स्पाइगोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट जा सकती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। लसिका के कार्य प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा वहन में सहायक है। पचा हुआ व छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन। आंतरिक तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य। लसिका में पाए जाने वाले
लीशोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य। जाइलम व फ्लोएम। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज लवण व जल का वहन करते हैं। जाइलम। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पादपों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। जाइलम निर्जीव ऊतक है, फ्लोएम सजीव ऊतक है। जाइलम संवहन नलिकाएं मुख्य, फ्लोएम चालनीय नलिकाएं मुख्य होती है। जाइलम भित्ति मोटी, फ्लोएम भित्ति मोटी नहीं होती। भोजन व दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शीर्ष भागों में ऊपरीमुखी व अधोमुखी दोनों सिराओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। एमोनिया हाई टॉक्सिक एजेंट उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता। केवल जलीय जंतु एग्जाम्पल बोनीफिशेस। यूरिया लेस टॉक्सिक थे एमोनिया मध्य मात्रा में जल की आवश्यकता। एग्जाम्पल उभयचर एम्फीबियंस बेरिक एसिड लेस टॉक्सिक कम मात्रा में पानी की आवश्यकता। एस्ट अर्ध ठोस के रूप में उत्सर्जन। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र वक्र मुख्य उत्सर्जन अंग है। 75.80% तरल अपशिष्टों को बाहर करता है। शरीर में स्रावित रसों का नियंत्रण करता है। सेम के दाने की आकृति तथा गहरे भूरे रंग के इसकी मध्यम सतह पर खांच होती है, जिसे आइलम कहते हैं। एक जोड़ी वक्र होते हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्रमार्ग होता है। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वक्रीय श्रेणी है। वृक्क के भाग बाहरी बलकुट भीतरी मध्यम वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। बोमेन संपुट यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले कप के आकार का थैला होता है। इसमें शाखा अविवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है तथा दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क सिरा से जुड़ा रहता है। वृक्क नलिका। प्रत्येक वृक्क नलिका में समीपस्थ नलिका, एनले लूप, दूरस्थ नलिका जैसे भाग होते हैं, जो संग्रह नलिका में खुलते हैं। मूत्राशय वृक्क से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है। यह एक थैली नुमा संरचना होती है। मूत्रवाहिनी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्र मार्ग
इसके द्वारा मूत्र शरीर के बाहर जाता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। गुच्छे निस्पंदन। रक्त का निस्पंदन पूर्ण प्रति मिनट 1000 से 1200 उस रक्त का निस्पंदन करता है। ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि निस्पंदित होकर पोमेन संपुट में एकत्रित। तत्पश्चात वृक्क नलिका में गुजरता है। पुनः अवशोषण। वृक्क नलिका की दीवारें घनी उपकला की कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करती है। स्रावण। मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र का मूत्र नली में प्रवेश होता है। मूत्र नली का मूत्राशय में खुलना। मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर त्यागना। बहुत से पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेनिन व गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित। कुछ पादपों द्वारा मृदा में उत्सर्जन। नियंत्रण एवं समन्वय। ग्राही के प्रकार। प्रकाशग्राही आँख। प्रकाशग्राही देखना। स्पर्शग्राही त्वचा। तापग्राही गर्म व ठंडा स्पर्श। श्रवणग्राही कान सुनना, शरीर का संतुलन। रसस्वेदीग्राही जीभ। रसस्वेदीग्राही स्वाद का पता लगाना। घ्राणग्राही नाक। प्राणग्राही गंध का पता लगाना। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका ऊतक वह ऊतक जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है। कोशिकाएं। कोशिकाक्ष, डेंड्रोन। कोशिकाकाय। कोशिकाक्ष, डेंड्रोन। न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका के भाग न्यूरॉन। ध्रुमिका। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं ध्रुमिका कहलाती है। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में मिलती है। तंत्रिकाक्ष, एक्सोन। ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाकाय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संरक्षण। सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिकाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। ये आवेग ध्रुमिका से कोशिकाकाय तक जाता है, फिर तब तंत्रिकाक्ष एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि ये आगे संचारित हो सके। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान से सिनेप्स से आगे स्थानांतरित होते हैं। सिनेप्स।
अंतर्ग्रहण ये तंत्रिका के अंतिम सिरे व अगली कोशिकाओं के